हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सुखदेव सोलंकी यानी सोलंकी सर, टीम सीएससी फिजिक्स। आज हम दंगल मेजर टेस्ट सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो लेट्स गो विथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कीजिएगा। A uniform disk is spinning about geometrical axis in free space. Its temperature is increased by del T. The fractional change in its angular velocity is alpha is coefficient of linear expansion. तो हम कहेंगे यहाँ पे ये एक्सपांड कर रहा तो टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो इन दिस कंडीशन एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दैट इज आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दिस कंडीशन आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। डेल ओमेगा अपॉन में ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस डेल आई अपॉन में आई। डेल आई अपॉन में आई की वैल्यू हम देखेंगे तो आई जो मिलता है वो क्या मिलेगा? आई अगर मैं कैलकुलेट कर दूं किसका बेटे जी? डिस्क का या रिंग का, तो आई इज इक्वल्स टू आप कहेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहां से आई जो है रेडियस का वेरिएबल है, मास अनचेंज्ड रहेगा, दैट्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इन दिस कंडीशन मुझे जो मिलेगा डेल आई अपॉन में आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल आर अपॉन में आर। तो आप कहेंगे डेल आर अपॉन आर की वैल्यू पुट करूं मैं तो मुझे यहां से मिलेगा मल्टीप्लाई अल्फा डेल टी। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे हमें मिलेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस आप इनवर्स रिलेशन इसलिए आ गया, और यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल टी। Twice of alpha del t is correct answer. That is second option is correct option. Go with next problem, please. Second problem. Which of the following is the frequency of maximum intensity emitted versus absolute temperature graph for the perfect black body? इसका जो रिलेशन होता है हम कहेंगे मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज आपने कहा 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव पावर इज दैट इज टू डेल टी। दैट इज हमें जो रिलेशन मिला फ्रीक्वेंसी इज दैट इज टू टी, दैट इज लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन जो आपको दे रखी है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, और ट्रांसवर्स वेव पल्स इज जनरेट एट लोअर एंड। यहां पे लोअर एंड पे मैंने एक पल्स को जनरेट किया है ऑफ द हैंगिंग ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ऑफ लेंथ एल, टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम लोअर एंड टू द मिड पॉइंट ऑफ रो। मिड पॉइंट का मतलब एल बाई टू, टोटल लेंथ एल है तो एल बाई टू तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? जनरली हम सॉल्व करते हैं, आपने कहा लोअर एंड टू बेस या फिर आपने कहा अपर पॉइंट, वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला में डायरेक्ट याद होता है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का जो फंक्शन लिया, मैंने कहा एक्स डिस्टेंस पे इसकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी जो मिलेगी v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एक्स आपको मिल गया, और यहां से मैंने क्या v को राइट किया dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एक्स, और यहां से आप कहेंगे dx अपॉन में रूट एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा और यहाँ पे मिलेगा रूट जी dt। अब इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे 0 था और t इक्वल्स टू t पे आपने कहा l बाई 2 तक। जैसे आप लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिलेगा t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आप कहेंगे 2l अपॉन में g। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लिमिट पुट कीजिए प्रॉपर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिएगा क्या बोला इन्होंने। Which of the following statement is true about stationary wave? Stationary wave की प्रॉपर्टी की बात की यहाँ पे, all particles execute simple harmonic motion, yes correct है। all particles comes their mean position at the same time, आप कहेंगे all particles एक ही टाइम पे mean position पे आ जाते हैं, करेक्ट है। all particles at antinode have same velocity at the mean position, तो मेन पोर्शन पे एंटीनोड की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, वो आपने कहा ए ओमेगा रहेगा, और ओमेगा सबका कांस्टेंट और एंटीनोड का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट, ये भी आपने कहा करेक्ट रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ दिस, आप कहेंगे सारे के सारे ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गए। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। ऐसे सर, पावर रेडिएटेड बाय
body depends only temperature, this is valid only for IBB। ये किसके लिए वैलिड है? IBB के लिए, ऑफ द बॉडी, नॉट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। हमने कहा आईबीबी के लिए तो सही है, बना आपने कहा किसी भी बॉडी के लिए, हर एक बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया। अब रीजन देखिएगा, गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमिटर, यस करेक्ट, आपने किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है, ये करेक्ट है। दैट इज assertion is wrong but reason is correct, assertion is wrong, reason is correct, that is आपने कहा A is false and R is true। go with next problem please। problem number 6, an open organ pipe of length L, एक आपने कहा ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है, साउंडेड टुगेदर विद द अनदर ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ आपको क्या दे रखी? L प्लस X आपको दे रखी, X इज लेस देन L आपको दे रखा है। द बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस विल बी, बीट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगी और एयर की स्पीड आपको V दे रखा है इन पाइप या इन एयर। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां पे जो आपको मिलेगा बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने कहा N1, इसका जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगा V अपॉन में 2L, और दूसरे पाइप का जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिला N2 इज इक्वल्स टू V अपॉन में 2 आप देंगे L प्लस X। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बिट्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू हम कहेंगे N1 माइनस N2 और वैल्यू पुट करने पे हमें जो मिला है V अपॉन में 2L माइनस V अपॉन में क्या बोलेंगे आप? 2L प्लस X। इन दिस कंडीशन बिट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V अपॉन में 2 कॉमन आ गया, और यहां पे जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो क्या मिलेगा? हमने कहा 2L सॉरी 2 यहां से हट जाएगा आपका, 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 को कॉमन ले लिया है, 2 को कॉमन ले लिया, इसका मतलब हमने कहा 2 तो आपका कॉमन आ गया है, 2 आपका कॉमन आ गया है। यहां पे हम कहेंगे L प्लस X ये कॉमन आ गया। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा यहां से देखते हैं। हमने कहा L प्लस X माइनस हम कहेंगे L से L कैंसिल आउट, दैट इज B इज इक्वल्स टू V बाई 2, यहां से आपको मिलेगा X अपॉन में L प्लस X। X आपको स्मॉल दे रखा, दैट इज L प्लस X अप्रोक्स इक्वल्स टू L। तो इन दिस कंडीशन बिट्स फ्रीक्वेंसी B इज इक्वल्स टू VL अपॉन में VX अपॉन में 2L स्क्वायर। देखना ऑप्शन चेक कीजिएगा 2L स्क्वायर, दैट इज हमें जो ऑप्शन मिला है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिट्स फ्रीक्वेंसी का। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज, 7th नंबर। थ्री ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव ध्यान रखिएगा, वेव्स आर फॉलोज स्टैंडिंग वेव्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो आपने कहा यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स के लिए दोनों वेव्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिएगा दिस इज आपने कहा कॉस वेव है और सेकंड भी आपने कहा कॉस वेव है। ये जो वेव है आपने कैसी ट्रांसवर्स वेव आपको मिल गई और ये इक्वल एंड अपोजिट होगी। इक्वल एंड अपोजिट कैसे होगी? डायरेक्शन आपने कहा जस्ट अपोजिट होगी। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करी, ये आपने कहा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करी। तो ए एंड बी दोनों को सुपरपोज जब होगी तो आपने कहा यहाँ पे क्या जनरेट होगा? ये ए है और आपने कहा यहाँ से बी वेव दोनों सुपरपोज हो रही अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगी, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। तो ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 8, द emission spectrum of black body at two different temperature are shown by curve x and y. The ratio of area under two curve x and y. तो आपने कहा एरिया अंडर कर्व इज डायरेक्ट टू T4 मिलेगा और यहां से T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में लैम्डा मिलेगा, दैट इज एरिया ऑफ x अपॉन में एरिया ऑफ y कर्व इज इक्वल्स टू हमने कहा लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x का होल 4 और वैल्यू पुट करने पे मुझे जो मिलेगा लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव पावर। तो यहां पे मिलेगा मुझे 4000 अपॉन में 8000 की पावर होल 4, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 का होल 4 दैट इज ये रेशियो जो मिलेगा मुझे 1:16, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज।
रूल नंबर 9, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस ए टू बी सो इन द फिगर। आपने कहा ए से बी तक आपने कहा गैस ऐसा कुछ प्रोसेस कर रही है स्टेट ए से बी तक। इफ द हीट सप्लाई टू द गैस इज, हीट सप्लाई आपको दे रही dq इज इक्वल टू 18 P नॉट V नॉट, सैडेड एरिया इज इक्वल टू, ये एरिया आपसे पूछा कि एरिया किसके इक्वल होगा, तो हमने कहा हीट सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन जो है एरिया अंडर कर्व के बराबर होगा, ये कि एरिया अंडर कर्व के बराबर हो जाएगा, तो मुझे इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, तो आपने का सारा काम मिल जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, हमें जो मिला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आप कहेंगे म्यू सीपी dt आपको मिल जाएगा, और यहां से वर्क डन इज इक्वल टू dq माइनस आप कहेंगे du। अब du की वैल्यू पुट कर दो, du की वैल्यू जब मैं पुट करने जाता हूं तो मुझे du मिलता है कि du इज इक्वल टू म्यू f बाई 2 r डेल टी। डेल टी का मतलब हम कहेंगे यहां से टेम्परेचर T1 T2, तो यहां से हम कहेंगे P2 V2 अपॉन में म्यू r माइनस अब कहेंगे P1 V1 अपॉन में म्यू r। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो du की वैल्यू हमें जो मिली है म्यू मोनोएटॉमिक गैस है, दैट इज आपने कहा मोनोएटॉमिक के लिए क्या, f की वैल्यू 3r बाई 2। P2 V2 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे P2 V2 बी पोजिशन पे 9 P नॉट V नॉट, 9 P नॉट V नॉट अपॉन में म्यू r, माइनस हम कहेंगे वहां पे तो 2 P नॉट V नॉट अपॉन में म्यू r। म्यू r से म्यू r कैंसिल आउट, म्यू r से म्यू r कैंसिल आउट, तो यहां से हमें जो मिलेगा म्यू r से म्यू r कैंसिल आउट हो गया आपका। ये वैल्यू जो मिलेगी 3/2 मल्टीप्लाई आपने कहा 9 माइनस 2 दैट इज 7 P नॉट V नॉट, तो ये वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे 21 P नॉट V नॉट बाई 2। अब माइनस कर दो इसमें से, और माइनस करते मुझे क्या मिलेगा, आपने कहा हमें जो दे रखा है 18 P नॉट V नॉट, हीट सप्लाई जो दे रखी 18 P नॉट V नॉट माइनस dq जो आपको दे रखा है ये आपको मिलेगा 10.5 P नॉट V नॉट, P नॉट V नॉट, दैट इज माइनस करते ही मुझे जो मिलेगा 7.5 P नॉट V नॉट। आंसर जो मिलेगा 7.5 P नॉट V नॉट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी पे बेसिस है द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस का जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलता है वो क्या मिलेगा, 1 मोल गैस की अगर हम बात करेंगे तो 1 मोल गैस के लिए का एनर्जी आपको मिलेगा 3/2 म्यू r t मिलेगा 1 मोल के लिए, ऑफ 1 मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कहा 1 मोल के लिए, तो आपने कहा टोटल मिल गया, मैंने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया तो म्यू से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा यहां से 3RT/2। ये मिला आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने कहा यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ओनली आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी 3 मिलेगी, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो यहां से जो मुझे मिलेगी वो आंसर क्या मिलेगा RT/2 इच डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग पूछा, पर मोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने कहा यहाँ पे पर मोल भी पूछा और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एंगल पूछी तो RT/2 आपको मिल जाएगा, RT/2 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन 11, an experiment is being performed by a student in laboratory on ideal gas. He found the value of Cp minus Cv is equals to R for a gas sample at state A. State A पे आपने कहा किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस है आपने कहा। Now he performed the experiment on the same gas, found Cp minus Cv is 1.03, दैट इज आपने यहाँ पे ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही, यहाँ पे वैल्यू जो मिली है 1.03 R मिल गया, दैट इज आपने रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, आपने कहा रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस, कहां पे बेटे जी, रियल गैस आपने कहा आइडियल गैस की तरह बिहेव कहां करेगी, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हम कहेंगे गैस स्टेट ए पे आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है बट स्टेट बी पे रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अब रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है इसका मतलब स्टेट बी पे इसका प्रेशर क्या हो गया बेटा, लो हो गया और टेम्परेचर हाई हो गया।
तो इन दिस कंडीशन टेम्परेचर एट गैस स्टेट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट स्टेट टेम्परेचर ऑफ स्टेट ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी हो जाएगा, और प्रेशर जो मिलेगा आपने का प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा, हम कहेंगे स्टेट ए पे जो है, स्टेट ए पे ये आइडियल गैस है, और स्टेट बी पे जो है ये कैसी बेटा रियल गैस है। तो रियल गैस के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। और स्टेट बी पे टेम्परेचर हाई हो गया एंड प्रेशर क्या हो गया बेटा जी, हमने कहा प्रेशर लो हो गया, इसलिए आप कहेंगे यहां पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। तो आपने कहा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, हमने कहा स्टेट ए है जो रियल गैस है, दैट इज आपने उससे प्रेशर कम होना चाहिए, और स्टेट ए जो है वो आपने कहा आइडियल कंडीशन, और आइडियल गैस पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम 12, a Carnot engine operate with the source at this one and sink as this one if the source supplied this 40 kilojoule of heat energy, then work done by the engine is। तो efficiency is equals to हम कहेंगे work done upon में heat supply is equals to 1 minus T2 upon में T1। वैल्यू पुट कर देते, आपने कहा वर्क डन आई डोंट नो, बट हीट सप्लाई जो आपको दे रखी 40 किलो जूल, 40 इंटू 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, हम कहेंगे यहां से जो मिलेगा T2 माइनस T1। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिलेगा टेम्परेचर 300 अपॉन में 400, और ये वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वर्क डन अपॉन में 40 इंटू 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 400। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू आप कहेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 40 इंटू 10 टू पावर 3, दिस इज आपने कहा 10 किलो जूल। तो वर्क डन जो मिलेगा आपको 10 किलो जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3, 1 mole of helium gas undergoes a cyclic process as shown in the graph. The part of graph which show absorption of heat from the surrounding से आपने का हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करना dq इज इक्वल्स टू du प्लस आपने का वर्क डन। अब यहां से कौन से प्रोसेस में आपने कहा हीट एब्जॉर्ब करेगा ये आपको देखना है। हमने कहा AB प्रोसेस, AB प्रोसेस में क्या मिला आपको, P इज इक्वल टू T, तो वॉल्यूम क्या मिला आपको बेटा, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मिला, तो इस कंडीशन आपने कहा वर्क डन, आपने कहा A टू B वर्क डन जो मिला वो क्या मिल गया, 0 मिला, कुछ वर्क हुआ नहीं। यहां पे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा, इसका मतलब हम कहेंगे यहां पे क्या आ रहा है, कुछ हीट सप्लाई की जा रही। तो आपने कहा यहां से हीट सप्लाई की जा रही सिस्टम को, तो सिस्टम को हीट दी जा रही, इसका मतलब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ए टू बी आपने कहा हम कहेंगे यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, दैट इज आपने कहा हीट सप्लाई की जा रही, हीट इसमें क्या रही सप्लाई की जा रही, हीट पॉजिटिव आ गई। 1 mole of helium gas undergoes the cyclic process as on the graph. The part of the graph which show absorption of heat from the surrounding. तो आपने कहा ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस कंडीशन आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो आपने कहा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बी टू सी देखिएगा, बी टू सी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या मिला आपको, 0 मिला। प्रेशर डिक्रीज हो रहा, प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब आपने कहा वर्क डन क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। अब वर्क डन पॉजिटिव है, आपने कहा कुछ हीट सप्लाई हम इसको कर रहे हैं, और कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी आपने कहा बी टू सी बी अब क्या करना होगा, हीट सप्लाई करनी होगी। तो आपने कहा ए बी एंड बी सी दोनों में आपने कहा हीट सप्लाई करेंगे। यहां पे हम कहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो आपने कहा हीट को यहां से हमें इमिट करना होगा, सिस्टम से बाहर निकालनी होगी, और यहां भी बाहर निकालनी होगी। सी डी एंड ए डी दोनों में हीट आपने कहा क्या होगी, इमिट होगी, और ए बी एंड बी सी में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Problem 14. An ideal gas undergoes the thermodynamic cyclic as shown in the figure. Which of the following graph represent the same cycle? तो यहाँ पे हम देखेंगे A to B यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट मिला आपको। आपने कहा B to C यहाँ पे V कांस्टेंट मिला, और आप कहेंगे C to A यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मिला। आप प्रोसेस चेक कर लेते वन बाय वन। फर्स्ट में देखो A to B,
ए टू बी जो मिलेगा यहाँ पे वी टी तो आपने कहा प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे आपने कहा प्रेशर कांस्टेंट मिल गया, ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट है। आपने कहा बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी टू सी आपने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट मिल गया आपको। बट आपने कहा यहां से C2A जो मिला वो आपने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, C2A टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपने कहा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या मिला आपको, ये आपके एलिप्टिकल पाथ है और यहां से पीवी कर्व का जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पाई ए बी और वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा पाई ए की वैल्यू आप कहेंगे यहां से मिलेगा 2V0 माइनस V0, तो V0 बाई 2 एंड प्रेशर की वैल्यू आपने कहा P0 बाई 2। इन दिस कंडीशन मुझे मिलेगा पाई P0 V0 बाई 4, आपको मिला P0 V0 बाई 4 और यहां पे क्लॉकवाइज दैट इज आपने कहा पॉजिटिव रहेगा, ऐसे कुछ सेकंड ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ईच ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट, 8 ड्रॉप का आपने का पोटेंशियल जो दे रखा है आपने का 2 वोल्ट दे रखा है। दे कोलिज टू मेक द वन स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप फोर्स पोटेंशियल, आपने का पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप जो मिलता है n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दैट इज हमें ये जो वैल्यू मिली आपने का कितनी 8 ड्रॉप, 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज आपने का हमें मिलेगा 2 का पावर 2 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज आपने का 8 वोल्ट, तो आंसर जाएगा आपका 8 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 17 देखिएगा। पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में आप चार्ज इनसाइड आप कहीं भी रखिएगा तो आउटसाइड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू इंडक्शन ये आपने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपने कहा ये जो हमारा यूनिफॉर्मली एक चार्ज स्फीयर बन गया और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आउटसाइड वो आपको क्या मिलता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करने पे हम कहेंगे के की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई आफ्टर नॉट क्यू की वैल्यू क्यू और आर जो है सेंटर से डिस्टेंस, ये आपने कहा 3r प्लस r/2 दैट इज आपने कहा 7r/2, 7r/2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 18। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो कैसी बनेगी, हमने कहा प्लेन सरफेस बनेगी। कैसी बनती, प्लेन सरफेस बनती है, प्लेन सरफेस बन जाएगी, तो आपने कहा प्लेनर बनेगी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 19। अ टोटल चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज कितना दे रखा आपको 20 माइक्रोकूलम आपको दे रखा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स प्लेस्ड द सम डिस्टेंस अपार्ट, इफ द चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक रिपल्सन देन द चार्ज शुड बी। हमने कहा जब भी हम चार्ज को इक्वली डिवाइड करेंगे तब आप कहेंगे फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को तो आपने कहा 10 माइक्रोकूलम्स एंड 10 माइक्रोकूलम। चार्जेज हो या मास हो, मैक्सिमम फोर्स के लिए इनको हमें इक्वली डिवाइड करना होगा और इक्वली डिवाइड करने से आपको मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 20। A proton moves from large distance with a speed of v meter per second directly towards the free proton initially at rest. The distance of closest approach of the two proton. हमने कहा एक प्रोटॉन है लार्ज डिस्टेंस पे e, ये रेस्ट में, और दूसरे लार्ज डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन को हमने इसकी और थ्रो किया v वेलोसिटी से। तो आपने कहा दोनों की क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब रहेगी तब आपने कहा दोनों की वेलोसिटी क्या मिलेगी, इक्वल हो जाएगी। आपने कहा दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे तभी आप कहेंगे क्या हो जाएगा बेटा जी, इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस को मैंने x नॉट ले लिया। तो इन दिस कंडीशन पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दूं, लीनियर मोमेंटम से अपने का मुझे मिलेगा mv इज इक्वल टू m v0 प्लस m v0 फाइनली। तो v0 की वैल्यू जो मिलेगी v/2 मिल जाएगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, मेरे पास टोटल एनर्जी जो थी वो आप कहेंगे हाफ mv² थी। अब जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी, हमने कहा काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों, हाफ m v0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, प्रोटॉन दो प्रोटॉन मल्टीप्लाई 2 प्लस हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे मिलती है के ई स्क्वायर अपॉन में x नॉट। तो यहां से x नॉट को मैं सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने पे मुझे जो वैल्यू मिली है सीधे सीधे
आप कहेंगे 4ke² अपॉन में mv², 4ke² अपॉन में mv², तो 4ke² अपॉन में mv², सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Two positive charges, each of magnitude q, are placed at the two corner of equilateral triangle। यह आपने क्या इक्विलेटर ट्रायंगल आपको दे रखा है, जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है, ए दे रखी है, और इसके वर्टेक्स से मैंने q एंड q प्लेस्ड कर दिया। द नेट फोर्स ऑन थर्ड नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2q, आपने कहा एक नेगेटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 2q दे रखा है, वो कहां प्लेस्ड कर रखा है, सेंटर। तो इसमें हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों का अट्रैक्शन 120 पे। तो 120 पे अट्रैक्शन जो मिलेगा एफ नेट की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, आप कहेंगे एफ के बराबर मिल जाएगा। एफ की वैल्यू जो मिलेगी के क्यू मल्टीप्लाई 2q अपॉन में डिस्टेंस x², और x की वैल्यू जो मिलेगी यहां से x इज इक्वल टू a अपॉन में √3, और वैल्यू पुट करने पे हमें जो मिलेगा सीधे सीधा आपने का सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 22। 2 point charges 4q and q are apart at 2 meter, 2 meter डिस्टेंस पे रखा गया। A third charge is q0 kept between 2 point charges so that the net force is 0, separation between q and 4q। यहां से आपने कहा x डिस्टेंस पे मैंने एक q0 चार्ज को रखा और यहाँ पे फोर्स 0 होने के लिए आपने कहा x का जो फॉर्मूला मिलता है रूट ऑफ, हम कहेंगे q1 अपॉन में रूट ऑफ q1 प्लस माइनस रूट ऑफ q2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो आपने कहा अपर चार्ज उसको पुट करते जहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, दैट इज मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 अपॉन में रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 plus 1 3 multiply 2, that is 4/3 meter from 4q। 4q से आपने कहा 4/3 meter। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। 2 short electric dipole kept a distance d apart apply force 8F। तो force of dipole force between dipole and dipole is 1 अपॉन में r की पावर 4। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया, और डिस्टेंस को डबल करते ही फोर्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सीधे सीधे फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी 2 की पावर 4, आप कहेंगे 1/16 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज एफ डैश अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स आपको दे रखा 8F, that is 8F/16, that is F/2। इनिशियल फोर्स आपको कितना दे रखा, आपको 8F दे रखा, तो F/2 आप देंगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ H एटम इज L। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मैग्नेटिक मोमेंट जो मिलता है m इज इक्वल टू EL अपॉन में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। इन द गिवन डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफेड। इससे पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूँ। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों केस में सीरीज में, तो सीरीज में आपने इनका सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे 12 एंड 6, तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 18, दैट इज हम कहेंगे ये 3 4 माइक्रोफेड आ गया। 4 एंड 2 अगेन पैरेलल में आपने का ऐड हो जाएगा, तो इस कंडीशन में 4 + 2 ये मिलेगा आपको 6 माइक्रोफेराड। आप कहेंगे यहाँ पे जो मिला है ये आपने का 6 माइक्रोफेराड मिला है, और यहाँ पे एक 3 माइक्रोफेराड और दे रखा, और यहाँ पे 18 वोल्ट की बैटरी दे रखी। दिस इज 6 है, दिस इज आपने का 3 एंड 6 अगेन आपने किसमें सीरीज में, तो सीरीज में आपने हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे देखेंगे आप तो आपने का सी इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा सीरीज में 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 9 विच इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 2 माइक्रोफेराड। तो टोटल चार्ज जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू CV से, और C जो दे रखा है 2 और V दो दे रखा है 18, दैट इज 36
माइक्रोकुलम, ये टोटल चार्ज आएगा। अब टोटल चार्ज यहां से जितना चलेगा उतना 3 पे भी रहेगा, यहां आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमने कहा ये Q1 है और ये Q2 है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q इक्वल्स टू CV से, Q इक्वल्स टू CV से। ये दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो Q इज डायरेक्ट टू C, C के रेशियो में आपने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और C का रेशियो आपने कहा यहाँ पे जो दे रखा, यहाँ पे 2 है और यहाँ का 4 है, ये 2 है और यहाँ का 4 है, तो आपने कहा 1:2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 36 को मैं 1:2 में डिवाइड कर दूं, तो चार्ज Q1 एंड Q2 जो मिलेगा आप कहेंगे 1:2 में मिलेगा, तो Q2 की वैल्यू जो मिलेगी वो आपने कहा 1:2 में मिलने को, आपने कहा 24 माइक्रोकुलम। ये चार्ज 24 माइक्रोकुलम इस ब्रांच में जाएगा और आप कहेंगे 12 माइक्रोकुलम इस ब्रांच में जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल मुझे देखना, तो आपने कहा जितना चार्ज इसमें रहेगा उतना चार्ज यहाँ पे रहेगा सीरीज में, तो पोटेंशियल एट 12 माइक्रोफैराड कूलम इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV, तो Q अपॉन में C आपने कहा 24 अपॉन में 12 विच इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो आंसर आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज 2 वोल्ट। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Problem number 26. 5 identical capacitors are connected in the circuit as shown. The potential difference between point first and second. First and second के बीच potential difference calculate करना, तो इसका एक equivalent फोटो हम बना देते हैं। यहाँ पे potential V0 है और ये जो हमने अप्लाई किया, यहाँ पे 3 कैपेसिटर बैक टू बैक आप कहेंगे सीरीज में कनेक्टेड है, और इस कैपेसिटर के साथ एक कैपेसिटर मैंने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक कैपेसिटर हमने ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया। फोटो देखिएगा, ऐसे कुछ आपने कनेक्ट कर रखा, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो हम कहेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, C/2 मिलेगा। C/2 एंड C आप कहेंगे ये अगेन पैरेलल में आ जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 3C/2। 3C/2 प्लस C अगेन सीरीज में आ गया, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 3C/2 मल्टीप्लाई C अपॉन में 3C/2 प्लस C। तो इन दिस कंडीशन हम कहेंगे सॉरी ये आपने कहा सीरीज में है, और सीरीज में क्या हो जाएगा बेटे जी, हाँ सही तो चल रहे हैं हम लोग, सही चल रहे, चलिएगा 3C/2 मल्टीप्लाई C अपॉन में आप कहेंगे 3C/2 प्लस C। इन दिस कंडीशन 3C/2 अपॉन में 5/2 दैट इज 3C/5। 3C/5 इस ब्रांच का मिला। इस ब्रांच का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिला आपको 3C/5 आपको मिल गया। 3C/5 एंड C अगेन पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम कहेंगे 3C/5 प्लस C दैट इज 8C/5। तो टोटल चार्ज जो मिलेगा वो मिलेगा Q इक्वल्स टू CV दैट इज 8CV0/5। ये टोटल चार्ज मिल गया। अब टोटल चार्ज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे चार्ज Q2 चला गया, यहाँ पे Q1 चला गया, तो Q1 एंड Q2 का रेशियो आप देखेंगे तो रेशियो हमें जो मिलेगा Q1 एंड Q2 हम कहेंगे कैपेसिटेंस के रेशियो में मिलेगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो जो आपने कहा 3:5 है, तो आपने कहा ये 3:5 में चला जाएगा, आप कहेंगे 3:5 में चला जाएगा। 3:5 में जाएगा, Q1 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो Q1 इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई 8CV0/5, 8 से 8 कैंसिल आउट गया, तो Q1 की वैल्यू जो मिली मुझे 3CV0/5। ये चार्ज आपने का इस ब्रांच में गया, ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट आपने का सेकंड है, यहां तक चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पे चार्ज अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चार्ज का रेशियो आपने का 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपने कहा यहाँ पे 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो Q डैश की वैल्यू में पुट कर दो, तो Q डैश की वैल्यू 1:2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 आएगा चार्ज, यहाँ पे 1 आएगा, तो इन दिस कंडीशन हम कहेंगे ये जो मिलेगा 1/3 मल्टीप्लाई चार्ज जो मिला आपको 3CV0/5 दैट इज Q डैश की वैल्यू हमें मिली है CV0/5। आप कहेंगे पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, और ये वैल्यू मिलेगी V0/5 दैट इज करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 27। इन द सर्किट शोन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, तो ये आपने का पॉइंट क्या मिलेगा आपको बेटे जी, B मिलेगा, और ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा A।
तो आपने कहा मैं ए से बी तक मुझे जाना है, और ए से बी तक आपने कहा जितने भी कैपेसिटर उसको चुन चुन के देखना है। तो आपने कहा ए से बी जो हमें मिला, एक तो 1 कैपेसिटी मिला ए टू बी, दूसरी जो आपने कहा ए टू बी 3 कैपेसिटी मिलेंगे, 3 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर सीरीज में, इसका मतलब क्या हो जाएगा C/3। ये अगेन आपने कहा पैरेलल में, तो C एंड C/3 ऐड कर लो, C/3 प्लस आप कहेंगे C, दैट इज 4C/3। तो आंसर जो मिलेगा 4C/3 इज करेक्ट आंसर। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 28, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटीज डिपेंड्स ऑन। पीपीसी का जो कैपेसिटेंस मिलता है वो आपने F0A/K/D आपको मिलता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, एरिया पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे मेटल नहीं करेगा, डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 29, a disk of mass m radius r is carrying a charge q is rotated with the angular velocity omega about the axis passing through its center to perpendicular the plane, then magnetic moment। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको मिलता, हमें मिलता है, आप कहेंगे QL अपॉन में 2m, दैट इज हम कहेंगे Q दे रखा और L की वैल्यू I ओमेगा अपॉन में 2m। जैसे आपने कहा I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू मिलती मुझे mr²/2 ओमेगा अपॉन में 2, और 2m, m से m कैंसिल आउट होगा, दैट इज आपने कहा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू Q ओमेगा r²/4। देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं आपको आंसर मिल गया 4। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 30, एन हाइड्रोजन एटम पैरामैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन एटम की हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में आपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और आपने कहा इसका स्पिन क्या रहेगा, स्पिन, और स्पिन के कारण आपने कहा हम कहेंगे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक जनरेट होगा। अगर इसी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि आपने कहा मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो आपने कहा एंटी पैरेलल तो ड्यू टू स्पिन तो यहाँ पे जनरेट होगा नहीं, कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे आपने कहा होगा ऑर्बिटल मोशन की वजह से, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपने कहा हमें यहां से जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डाई मैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन एटम पैरामैग्नेटिक है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो डाई मैग्नेटिक है। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 31, द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट सुंदर। इन दोनों बैटरी का मैं इक्विवेलेंट बैटरी बना दूं तो इक्विवेलेंट बैटरी जो मुझे मिलेगा ई नेट की वैल्यू जो आपको मिलेगा, दोनों अपोजिट ऑर्डर में है, दैट इज आपने कहा 10 × 1 माइनस 5 × 1/2, दैट इज 5/2 वोल्ट। ये तो आपको इक्विवेलेंट बैटरी मिल गई। अब इक्विवेलेंट जो बैटरी आपको मिली है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपने कहा दोनों पैरेलल में 1 हो जाएगा, 1 and 1 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2.5। तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन में R, V की वैल्यू 2.5, R की वैल्यू 2.5, दैट इज आपने कहा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आपको मिलेगी। 1 एम्पियर करंट आपने कहा फ्रॉम B टू A। आपने कहा ये हाई पोटेंशियल तो करंट आपने कहा ऐसे को चलेगी, तो आपने कहा B टू A करंट की 2 डायरेक्शन मिलेगी, B टू A मिलेगी। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 32, इन द नेटवर्क सो इन द ABC हैव द पोटेंशियल 70, 0 and 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपने कहा यहां से करंट आपसे पूछी गई इस ब्रांच पे, इसको मैंने I1 माना, इसको मैंने I2 कंसीडर किया, इसको मैंने I3 कंसीडर किया। आपने कहा अकॉर्डिंग टू KCL हमें जो मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। डी का पोटेंशियल मैंने V0 कंसीडर कर दिया, तो आप कहेंगे V0 माइनस 70/10 प्लस आप कहेंगे V0 माइनस 0/20 प्लस हम कहेंगे V0 माइनस 10/30 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं सोल्व करता हूं तो आपने कहा मुझे V0 की वैल्यू जो मिलती है, V0 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। आप कहेंगे I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू जो मिलेगी, आप कहेंगे V0 की वैल्यू 40, तो 40 माइनस 70 माइनस 40 कर दीजिएगा, 70 माइनस 40 अपॉन में 10, दैट इज हमें जो मिलेगा 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू आप देखिएगा, आपने कहा 40 माइनस 10, आपने कहा 40 अपॉन में 20, दैट इज 2 एम्पियर। एंड I3 जो मिलेगा वो मिलेगा 40 माइनस 10, 30 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दैट इज करंट का जो रेशियो मिलेगा 3:2:1, 3:2:1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप कहेंगे इफ E denote electric field in uniform conductor, VD is the drift velocity of free electron in the conductor, then which of the following graph is correct। आप कहेंगे हमें जो VD मिलता है, VD is equals to electric field straight line, और straight line आपने कहा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज।
Problem number 34. The resistance of wire is 24 ohm. It's so stressed that the new length become this one. L dash की वैल्यू जो मिलेगी 3/2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस R इज दैट टू L स्क्वायर मिलेगा स्ट्रेचिंग कंडीशन में. दैट इज आपने का R डैश अपॉन में 24 इज इक्वल्स टू आप आएंगे 3/2 का होल स्क्वायर. दैट इज हमें जो मिलेगा R डैश इज इक्वल्स टू 9/4 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना देगा आपको 24. आप कहेंगे हमें जो मिलेगा सीधे सीधे आपने इसको सॉल्व करते आपको मिलेगा 54 ओम. तो न्यू रेजिस्टेंस इज 54 ओम. आपने कहा स्ट्रेचिंग की कंडीशन में जो मिलता R इज दैट टू L स्क्वायर आपको मिलता. ध्यान रखिएगा. प्रॉब्लम नंबर 35. द करंट थ्रू रेजिस्टेंस 10 ओम. 10 ओम में करंट क्या होगी? आपने कहा करंट हमेशा ब्रांच में चलेगी, ओपन सर्किट में नहीं चलेगी. जितनी करंट यहाँ पे चलेगी उतनी करंट यहाँ पे चलेगी. तो ये आपने कहा कहां जाएगा? ओपन सर्किट में. और यहाँ पे कोई करंट नहीं रहेगी. दैट इज आपने कहा 0 रहेगी अकॉर्डिंग टू KCL. Problem number 36. A particle charge Q and mass m start moving under a action of electric field E नॉट. आपने कहा x एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है. तो x एक्सिस के अलॉन्ग आपने कहा E नॉट आपको गिवन है. और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कहां दे रखा है? x एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है. और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहां दे रखी है? y एक्सिस के अलॉन्ग दे रखी है. तो y एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज की वेलोसिटी को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्टर्ब करेगा नहीं कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा. तो बड़ा आपने कहा फाइनली इसकी स्पीड 2v नॉट हो जाएगी. तो फाइनल स्पीड जो मिली है हमने कहा ये स्पीड जो मिलेगी v नॉट स्क्वायर प्लस हम कहेंगे यहां से आपको मिलेगा v डैश का स्क्वायर. तो v डैश की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करेगा. फाइनल स्पीड क्या होगी? 2v नॉट. ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2v नॉट मिल गई. तो इन दिस कंडीशन आपने कहा v डैश की वैल्यू मिली मुझे √3v नॉट. अब √3v नॉट स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कहा इक्वेशन लगा दे v इज इक्वल टू u प्लस at. दैट इज हमें जो मिलेगा ये x एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड मिलेगी और ये स्पीड आपको मिल जाएगी. फाइनल स्पीड आपने कहा √3v नॉट. इनिशियल स्पीड x एक्सिस के अलॉन्ग 0 था. और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा QE/m मल्टीप्लाई t. दैट इज t की वैल्यू जो मिली है वो हम कहेंगे सीधे सीधे √3m v नॉट अपॉन में QE. दैट इज करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. प्रॉब्लम 37. An electron of charge E moves in circular orbit of radius r with frequency nu. The magnetic field at the center. तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? म्यू नॉट I अपॉन में 2r. I की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा? E न्यू मिलेगा. दैट इज B इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा म्यू नॉट E न्यू बाई 2r. ऑप्शन चेक कर लीजिएगा. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. A regular hexagon loop of site A is formed by uniform wire. A current flow into the zone. The magnetic field at the center C of the hexagon. हेक्सागन के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना. और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा हमने कहा इस वायर के कारण 0, इस वायर के कारण 0 और इसके कारण और इसके कारण क्या मिलेगा? इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0. क्या आंसर मिलेगा आपको? 0. गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. A proton and alpha particle oscillate through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field with their velocities perpendicular to field. The ratio of radii of their path. तो रेडियस का जो रेशियो मिलेगा Q इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m q v अपॉन में QB. दैट इज R इज डाइवर्स टू रूट ऑफ हमें जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा Q B एंड V कॉमन आ गया और यहां से मिलेगा m अपॉन में Q. दैट इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ mass of proton. This is m and mass of alpha is आपने का 4m. mass of alpha particle and charge of alpha particle is 2q and q. that is हमें जो मिलेगा 1 अपॉन में 2 का होल रूट. that is 1/√2. 1/√2. fourth option is correct option. go with next problem please. at the center of large circular ring of radius r. ये लार्ज एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है? कैपिटल R दे रखा है. स्मॉल सर्कुलर कोप्लेनर रिंग ऑफ रेडियस r. एक आपने स्मॉल रिंग दे रखी है, कोप्लेनर है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल r दे रखी है.
म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लार्ज रिंग विथ रेस्पेक्ट टू द स्मॉलर रिंग। तो हमने कहा म्यूचुअल इंडक्शन जो मिलता है m इज इक्वल टू φ2 अपॉन में I1, दैट इज m इज इक्वल टू φ2 की वैल्यू जो मिलेगी N2B1 A2 अपॉन में I1। वैल्यू पुट करते और वैल्यू पुट करते, N2 की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू आप कहेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 R मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू पाई R स्क्वायर अपॉन में I1 से I1 कैंसिल आउट, दैट इज m इज इक्वल टू मिलेगा पाई म्यू नॉट स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल R। आंसर चेक कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू infinitely long wire carrying the current I and bend the magnetic induction at point O is equals to। आपने कहा O पे कैलकुलेट करना, तो मुझे इस वायर के कारण क्या मिलेगा 0 और इस वायर के कारण भी क्या मिलेगा 0। रिमेनिंग वायर के कारण हमें कैलकुलेट करना, और रिमेनिंग वायर के कारण कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। हमने कहा रिमेनिंग वायर के कारण इस वायर और इस वायर के कारण दोनों की डायरेक्शन क्या मिलेगी सेम मिलेगी, और आपने कहा सेम मिलेगी मिलेगा आउटवर्ड, तो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आप कहेंगे म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई डी की वैल्यू 1 के बराबर 1 प्लस साइन 45। साइन 45 क्यों लेंगे, तो एंगल जो मैकिंग करेगा ये वायर, ये एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री का होगा, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई A, ये वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन में 1 बाई √2। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 42। अ वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डेंस टू और एयर मीडियम। डेंस टू एयर मीडियम में जाएगी वेव, तो इस कंडीशन आपने कहा स्पीड इंक्रीज होगी, लैम्बडा इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड आप कहेंगे कांस्टेंट रहेगा। तो इन दिस कंडीशन में आप कहेंगे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन अनचेंज्ड, करेक्ट है। स्पीड ऑफ वेव इंक्रीज्ड, वेवलेंथ विल बी इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इंक्रीज्ड, ये इनकरेक्ट है। आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज आपने कहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम 43। A faulty thermometer has its fixed point, melting point and boiling point at 5 degrees Celsius and 95 degrees. What is the correct temperature when the thermometer read 64 temperature? तो आपने कहा faulty thermometer की रीडिंग आपने कहा 64 माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन में डिफरेंस 95 माइनस 5 आप कहेंगे 90 इज इक्वल टू रीडिंग हमें पता नहीं -0 अपॉन में 100। तो जैसे आपने कहा सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, रीडिंग जो मिलेगी आप कहेंगे 60.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज आपने कहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ गैस एट द टेम्परेचर 250 Kelvin is contained in closed vessel. If the gas temperature is increased by 1 Kelvin, then percentage increase in temperature. तो आप कहेंगे हमें जो क्लोज कंटेनर दे रखा तो P is equals to T मिलेगा, दैट इज डेल P अपॉन में P इज इक्वल टू डेल T अपॉन में T। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डेल P अपॉन में P इन परसेंटेज में चेक करना आपको, तो 1 अपॉन में 250 मल्टीप्लाई 100, दैट इज आपने हम कहेंगे 0.4 परसेंटेज। तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर जो मिलेगा 0.4 परसेंटेज आपने का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट प्रॉब्लम 45। अ सैंपल ऑफ गैस इन ए बॉक्स, प्रेशर P नॉट एंड टेम्परेचर T नॉट, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलती है वो आपने का टोटल काइनेटिक इक्वल्स टू 3/2 PV आपको मिलती। V क्लोज कांस्टेंट है, क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो आपने का PV क्या रहेगा कांस्टेंट। प्रेशर आपका क्या रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज आपने का PV इज इक्वल्स टू NKT। V कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो आपने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने डबल किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो प्रेशर का आपका विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा हाफ। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।